प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। सबसे पहले तो जो भाई नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो भाई एकदम मज़ा लेके पढ़े। आज अपन नया चैप्टर नई क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है दोस्तों चुम्बक। जिसका नाम क्या है? चुम्बक। और ये वह चुम्बक है दोस्तों जो आपके दिल और दिमाग में चिपक जाएगी। आपके मैंने देखा है दोस्तों कि ज़्यादातर जो पढ़ाते हैं वो एक कंडीशन पर पढ़ाते हैं, किताबी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, किताबी लैंग्वेज में जब आपको पढ़ना है तो सीधी सी बात है, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहे हो मोबाइल देख के, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो ट्यूशन लेके? उसको तो आप घर पे ही पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जितना संभव हो एक एक चीज़ को समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल के बारे में मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ। टेक्निकल बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह को खपा। और वास्तव में दोस्तों ऐसी है, यदि आपने माइंडली नहीं पढ़ा ना तो रात में आप लेके तो सोओगे उसको, लेकिन सुबह आप बिल्कुल अकेले पाओगे, दिमाग आपका खाली होगा। तो यदि आपने माइंडली पढ़ा, एकदम समझ के पढ़ा, हर चीज़ को प्रैक्टिकली आधार पर पढ़ा, तो दोस्तों वो आपकी माइंड में इस प्रकार सेव हो जाएगी कि आप कहीं पर भी उसको निकालोगे ना तो आराम से वो निकलेगी। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एक ऐसी सब्जेक्ट है, वो आपके माइंड में एकदम जैसे आपके फोल्डर होता है ना, उस हिसाब से आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी। जब आपको जिस फोल्डर की आवश्यकता होगी वही फोल्डर आपका निकलेगा। ठीक है, करना है कि आपका जो प्रश्न आएगा वो आखिरकार कैसा आएगा और किस में से पूछा जाएगा। अपन की जो ये मान्यता है, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, उस पर ध्यान नहीं देना। अपन का माइंड केवल वहां पर रहना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से आखिरकार अपन का जो सुसर बनने वाला है, जो एग्जाम लेने वाला है, वो किस प्रकार क्वेश्चन करेगा। तो देखो दोस्तों क्या हुआ था, एक गडरिया था। क्या था दोस्तों? गडरिया। और आप बहुत से बंदे गडरिया जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते। तो गडरिया का मतलब होता है जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है उसको गडरिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आपको पता होगा, जो भाई ग्रामीण से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई लाठी होती है ना, लाठी डंडा जिसको बोलते हैं डंडा, तो जब कोई डंडा होता है तो वो डंडा जब नीचे से आपको पता है कि आपके कोई भी लाठी होगी या कोई भी डंडा होगा, तो आप देखते हो जब उसे आप टेकते हुए चलते हो तो संभावना ये रहती है कि वो नीचे से फटना स्टार्ट हो जाता है, नीचे से फटना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, या तो नीचे क्या करते हैं, कोई धागा एकदम कस के लपेट देते हैं, और धागा यदि नहीं लपेटे तो उसमें एक छल्ला डाल दिया जाता है। जैसे ये अपन की लाठी है तो या तो यहाँ पर धागा लपेट देंगे, कोई ऐसी मजबूती से उसको बांध देते हैं। अगर मजबूती से नहीं बांधे तो यहाँ पर एक छल्ला लगा दिया जाता है, और वो छल्ला किसका होता है? वो छल्ला होता है लोहे का। अब आजकल तो भाइयों लाठी रह ही खाएं, आजकल तो दुनिया थोड़ी थोड़ी बातन पे बंदूक और तलवार चलावे। पहले जबकि लाठी निकलती थी, पहले घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो बोलते अरे भाई मेरे घर में एक लाठी और बढ़ गई, जबकि अब लाठी नहीं बढ़ी, अब तो या तो तलवार बढ़ी है या बंदूक बढ़ी है। तो पहले के जो लोगों के लिए जो मेन हथियार था वो लाठी था। क्या था? लाठी, जिसको अपन के डंडा भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लाठी था। तो वो गडियारा भी लाठी लेके चलता था, गडियारा भी लाठी लेके चलता था। क्यों लेके चलता था भाई? ताकि जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा हो तो भेड़िया उनकी भेड़ बकरियों को ना खा सके, तो अपनी और जानवरों की सुरक्षा के लिए वो अपने साथ में लाठी लेकर चलता था। और जो वो गडरिया था दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जबकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आपको एक तरीके से कहानी सुना रहा हूं, बस ये मान के चलो कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, और ये कहानी एग्जाम में आएगी नहीं, तो चाहे तो आप इसको देखना मत, स्किप करते हुए निकल जाना। जिसको मजा आ रहा है वो आराम से देखे। ठीक है, तो क्या है, सेठ के पास काम करता था। किसके पास काम करता था? एक सेठ के पास काम करता था, यानी ये सेठ की भेड़ और बकरियां चराता था। ये सेठ की
भेड़ बकरियां चराता था। और ये कहाँ पर चराने जाता था? ये मैग्नीसिया की पहाड़ी पर चराने के लिए जाता था। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एक सेठ जिसके पास एक गडरिया रहता था, वो अपने साथ एक लाठी रखता था। उस लाठी में नीचे लोहे का छल्ला था, और ये छल्ला इसलिए लगा रखा था ताकि लाठी आपकी नीचे से फटे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब वो मैग्नीसिया की पहाड़ी पर रोज बकरी चराने जाता था। अब एक दिन क्या होता है कि जैसे वो लाठी टेकता हुआ आता है, तो घर आके जब वो देखता है तो उसकी लाठी में छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए होते हैं। तो उसको वो समझता रहे या तो जादू है। क्या? जादू। क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप कोई भी विचित्र चीज देखते हो ना फर्स्ट में, तो आपको एकदम जादू सा लगता है, या लगता है अरे यार ये हो कैसे गया। तो ऐसे ही जब उसने देखा कि इसमें छोटे छोटे कण आपके लगे हुए हैं, और ये बात उसने अपने सेठ को बताई, तो सेठ ने कहा यार या तो बहुत अच्छी चीज है, या तो बहुत अच्छी चीज है, ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सेठ लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही सातिर खोपड़ी के होते हैं, चालाक होते हैं। तो उसने कहा कि यार तू बकरी चराने तो रोज जाता ही है, तो ऐसा किया कर, ऐसे ही पत्थर रोज के 2, 4, 5 किलो ले आया कर। तो वो क्या करता था दोस्तों, रोज के 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जो भी उसका मिलता वो पत्थर लेके आ जाता था। और सेठ ने क्या किया, एक दिन दोस्तों उस पत्थर को ऊपर लटका दिया। कहां पर लटका दिया? ऊपर छत पर लटका दिया। और उस सेठ का एक दोस्त था जो नाव चलाता था। क्या चलाता था? नाव चलाता था। तो वो नाव चलाने वाला सेठ के पास आया और बोला भाई क्या हालचाल है? क्या बढ़िया है भाई, और बकरी फकरी बढ़िया है क्या? हाँ भाई बढ़िया है। तो उसने देखा कि यार सेठ ने एक पत्थर लटका रखा है, और वो पत्थर साला घूम रहा है, यानी कि वो पत्थर आपके स्थिर नहीं है, वो पत्थर आपके स्थिर नहीं है। तो उसने देखा कि वो पत्थर लटक रहा है, उसने यूं धक्का लगाया उसको, फिर वापस साला वो उसी अवस्था में आ गया। उसने बोला यार इसमें तो कुछ भूत तो नहीं है। तो उसने देखा कि नहीं यार भूत नहीं है। फिर उसने अनुमान लगाया कि यार ये पत्थर साला एक ही दिशा में डटता है। तो उसने लगाया कि यदि ये एक ही दिशा में डटता है तो ये तो मेरे काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि भाई जो नाव चलाने वाला होता है तो एक बार यदि समुद्र में चला जाए ना वो, तो उसको दिशा का पता नहीं होता है कि वो किस दिशा से आया है और किस दिशा में जाना है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो उसने सोचा कि यार ये तो मेरे बहुत अच्छा काम आएगा। और उस नाविक ने, जो नाव चलाने वाला था, उस नाविक ने उसका नाम रखा लॉर्ड स्टोन। क्या नाम रखा? लॉर्ड स्टोन। तो सीधी सी बात है दोस्तों, फर्स्ट में आपके जो चुंबक थी उसे लॉर्ड स्टोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लॉर्ड स्टोन। और लॉर्ड स्टोन का मतलब होता है दिशा बताने वाला पत्थर। दिशा बताने वाला पत्थर। तो ऐसा पत्थर जो दिशा को बताता हो वो कहलाता था लॉर्ड स्टोन। तो वो नाविक उस पत्थर को सेठ के पास से ले गया, और सेठ के पास से ले जाकर और अपनी नाव में उसने उसको टांग दिया। तो दोस्तों जैसे ही वो देखता, नाव को ले जाता, तो वो जो चुंबक थी उसका एक सिरा जिधर रहता वो अनुमान लगा लेता कि इधर की दिशा में मेरा घर है, और जब वो दूर तक चला जाता तो उसी दिशा में वापस रिटर्न आ जाता। तो बिल्कुल वो आसानी से लंबाई तक जाता, बहुत दूरी तक जाता और आसानी से आ जाता। तो वो नाविक ने उसको दिशा बताने वाले पत्थर के रूप में प्रयोग किया। अब यहां पर जो ये लॉर्ड स्टोन था दोस्तों, ये लॉर्ड स्टोन ही आपकी चुंबक बनी। लॉर्ड स्टोन क्या बनी? चुंबक बनी। और लॉर्ड स्टोन चुंबक बनी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नेट। अब इंग्लिश में इसको जो मैग्नेट बोलते हैं, तो भाइयों ये जो मैग्नेट है ये मैग्नीसिया से निर्मित हुई है, यानी इसका निर्माण मैग्नीसिया की पहाड़ी पर हुआ था, यानी ये मैग्नीसिया की पहाड़ी पर मिली थी, इसलिए इसका नाम मैग्नेट है।
दूसरा दोस्तों, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ये गडरिया था ना, इस गडरिया का नाम था मेगस्थ। क्या था? मेगस्थ। इस गडरिया का नाम था मेगस्थ। तो इसी के नाम पर ये चुम्बक का नाम पड़ा। तो अपन को आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, सारा बात चाहे गडरिया के नाम पर पड़ा, चाहे वो सेठ के नाम पर पड़ा, चाहे वो मैग्नीशिया के नाम पर पड़ा। अपन का जो सुसर परीक्षा लेने वाला वो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं। और तुम्हारी किस्मत खराब हो यदि पूछ ले तो दोस्तों जैसा विकल्प होगा वैसा ही उसमें उत्तर कर देना। सेठ आए, गडरिया आए, मैग्नीशिया आए और नाविक आए। यदि ये चारों आ जाए तो आप आंख बंद करके मैग्नीशिया करना। यदि ये मैग्नीशिया ना आए और ये तीनों आए तो गडरिया कर देना। यदि गडरिया भी नहीं आए, नाविक और सेठ आए तो नाविक कर देना। क्यों भाई? नाविक ने तो पता लगाया था कि ये लोड स्टोन है यानी दिशा बताने वाला पत्थर है, तो वहां पर आप नाविक कर देना। अब अपन के लोड स्टोन आ गया, तो अब क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपके आ जाए कि लोड स्टोन नाम किसने रखा था, तो दोस्तों लोड स्टोन नाम रखा था नाविक ने, जो आपके सेठ का दोस्त था। तो लोड स्टोन नाम रखा था नाविक ने। और लोड स्टोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोड स्टोन का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा बताने वाला। दिशा बताने वाला पत्थर। जो पत्थर होता है वो दिशा बताने वाला हो तो उसे लोड स्टोन कहते हैं, जिसका नाम दिया था नाविक ने। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके अगला क्वेश्चन वो पूछेगा लोड स्टोन जो आपके है, लोड स्टोन जो है वो किससे निर्मित है? तो दोस्तों लोड स्टोन को अपन के एक हिसाब से कच्चा लोहा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कच्चा लोहा भी बोला जाता है। अब जो भाई आपके पहाड़ी इलाके से है, जहाँ पर थोड़े बहुत पहाड़ है, तो आपने बहुत सी पहाड़ियों पर देखा भी होगा दोस्तों कि एक छोटे छोटे पत्थर या बहुत से पत्थर भी होते हैं जिनकी आकृति ऐसी होती है लोहे की तरह, वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने पिघलाकर बनाए हो। तो वो आपके लोड स्टोन थे। तो सीधी सी बात है, लोड स्टोन एक हिसाब से कच्चा लोहा होता है। अब क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाएगा कि लोड स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों लोड स्टोन का रासायनिक नाम है Fe3O4। क्या है? Fe3O4, जो एक हिसाब से कच्चे लोहे का अयस्क है। क्या है दोस्तों? कच्चे लोहे का अयस्क। दूसरा क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि लोड स्टोन किस प्रकार की चुम्बक है? तो दोस्तों चुम्बक आपके दो प्रकार की होती है। चुम्बक आपके कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला है आपके प्राकृतिक चुम्बक, ठीक है, दूसरा है आपके कृत्रिम चुम्बक। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर यदि वो आपको विकल्प में दे कि लोड स्टोन चुम्बक है और वो आपको विकल्प दे प्राकृतिक चुम्बक, ठीक है दोस्तों, कृत्रिम चुम्बक, ठीक है, चुम्बक, कृत्रिम चुम्बक और विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक, यदि ये चारों विकल्प आपको दे, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, प्राकृतिक चुम्बक दे, कृत्रिम चुम्बक दे, विद्युत चुम्बक दे या अस्थायी चुम्बक दे, तो आप क्या करोगे? तो वहां पर आप करोगे प्राकृतिक चुम्बक। क्या करोगे? प्राकृतिक चुम्बक। अब दूसरा जो विकल्प आएगा वो आएगा प्राकृतिक चुम्बक को यहां से वो हटा देगा और इसके स्थान पर वो देगा स्थायी चुम्बक। इसके स्थान पर क्या देगा? स्थायी चुम्बक। तो यदि विकल्प आपका प्राकृतिक चुम्बक की जगह पर स्थायी चुम्बक आए तो वहां पर करोगे आप स्थायी चुम्बक। तो यदि अपन के सुसरे को यानी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो दो विकल्प डालेगा, या तो प्राकृतिक चुम्बक डालेगा या वो स्थायी चुम्बक पूछेगा। इन दोनों में से वो एक पूछेगा, दोनों कभी भी नहीं पूछेगा। और यदि तुम्हारी किस्मत खराब हो और दोनों यदि पूछ ले तो आप वहां पर प्राकृतिक चुम्बक करोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये चुम्बक होती क्या है, किस प्रकार काम करती है। तो दोस्तों चुम्बक अपन की वह युक्ति या वह पदार्थ जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता हो, अर्थात इसके अंदर ये विशेषता होती है
कि ये लोहे की वस्तु को, कौन सी वस्तु को, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी चुंबक वह पदार्थ है, वह धातु है जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु हो जिसमें थोड़ा सा भी लोहा अंश हो, तो वो सारी की सारी वस्तुओं को आकर्षित करने वाला चुंबक कहलाता है। अब चुंबक में क्या होता है दोस्तों, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। यदि आपके चुंबक के ध्रुव की पूछे तो चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वो होते हैं दो ध्रुव। पहला होता है आपके उत्तरी ध्रुव, पहला कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा होता है आपके दक्षिणी ध्रुव। दूसरा कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। अर्थात एक तो होता है एन और दूसरा होता है अपन के एस, यानी नॉर्थ और साउथ। ये दो ध्रुव आपके उसमें मौजूद होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक चुंबक अपन के पास ये है, ठीक है, अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो आप देखोगे चाहे कितनी भी बड़ी चुंबक हो और चाहे कितनी भी छोटी चुंबक हो, चाहे बड़ी चुंबक हो चाहे छोटी चुंबक हो, यदि कोई भी लोहे की वस्तु के पास लेके जाएंगे तो वो उस पर चिपक जाएगी। अर्थात आपके प्रत्येक, यदि ये बड़ी है तो इसमें एन और एस दो ध्रुव होंगे, यदि इसके छोटे से टुकड़े कर देंगे तो इसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, और भी छोटा कर देंगे तो भी दो ध्रुव बन जाएगा, और भी छोटा कर देंगे तो भी दो ध्रुव बन जाएगा। कहने का मतलब चाहे अपन चुंबक को कितना भी छोटा कर दे लेकिन उसके स्वतंत्र रूप से दो ध्रुव बन जाते हैं। इसका मतलब कभी भी चुंबक में एकल ध्रुव, एक ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। अर्थात कभी भी चुंबक में एक ध्रुव होता ही नहीं है। तो इसको नोट कर लेना दोस्तों। और वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि चुंबक को सबसे सूक्ष्म रूप में या सबसे छोटे रूप में तोड़ा जाए तो क्या उसके ध्रुव अलग हो सकते हैं? तो दोस्तों उसके ध्रुव कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी आपका एक ध्रुव नहीं होगा। हम किया बल रेखा बाहर तो चलती है, कहां पर, बाहर तो चलती है एन से एस की ओर। किधर चलती है, एन से एस की ओर चलती है। और अंदर जो चलती है दोस्तों, अंदर चलती है एस से एन की ओर। इसका मतलब आपके यदि ये चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूरा नहीं होगा तो वहां पर वो चुंबक कार्य नहीं करेगी, अर्थात वो चुंबक मृत घोषित होगी, अर्थात वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। तो ये श्योर है दोस्तों कि चुंबक की जो बल रेखा है वो निरंतर आपके चलती रहती है। अब यहाँ पर आप छोटी सी अच्छी तरह से इसको देख लेना। देखो भाइयों, ये यहाँ से आपकी इस प्रकार चुंबकीय बल रेखा आ रही है, ठीक है, और यहां से इस प्रकार जा रही है। अब मान लीजिए इसको यहां से मैं तोड़ देता हूं, तो तोड़ने पर आप देखोगे कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जिधर आएगी, यानी कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है ना दोस्तों, जिधर आपके आती है ये चुंबकीय बल रेखाएं जिधर आएगी और जहां पर ये पहुंचेगी, क्या होगी, पहुंचेगी, वो ही आपके एस ध्रुव होगा, वो ही आपके क्या होगा, एस ध्रुव। जैसे देखो, समझ में नहीं आई, ठीक है, देखो दोस्तों समझ में नहीं आई। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अपन के एन है, ये अपन के एस है, ठीक है। अब ये आपकी मान लीजिए एक एक के हिसाब से समझा रहा हूं। ये अपन की ये चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा यहां से चली, ठीक है, और यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर डटी और उसके बाद वापस यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब बाहर तो चल रही है वो एन से एस की ओर, ठीक है, और अंदर जो चल रही है वो चल रही है एस से एन की ओर, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं चुंबक को तोड़ देता हूँ,
तोड़ दिया तो श्योर है यहां से चुंबकीय बल रेखा निकलेगी। अब तोड़ दिया तो इसका मतलब ये भाग हो गया अलग, अब इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चुंबकीय बल रेखा कहाँ जाएगी भाई, रास्ते में थोड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो ये यहाँ पर जाएगी और जो ये कहीं पर भी जाएगी वहां पर हमेशा एस बनेगा। तो श्योर है तोड़ने के बाद भी ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर पहुंच गई और यहाँ पर पहुंचेगी तो वहां पर आपके एस बनेगा। इसका मतलब चाहे चुंबक को अपन कितना भी तोड़ दे लेकिन उसकी जो चुंबकीय बल रेखा है वो अपना मार्ग पूरा करेगी, और अपना मार्ग यदि पूरा करेगी तो उसके स्वतंत्र रूप से दो ध्रुव ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चुंबकीय बल रेखाएं चलती है दोस्तों, आपकी जो ये चुंबकीय बल रेखाएं चलती है, चाहे अपन के 1 चले, चाहे अपन के 2 चले, चाहे अपन के 4 चले, कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी, कभी भी ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती। यानी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है ये कभी भी आपस में नहीं काटेगी। अब आपका जो सुसर है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो आपसे पूछेगा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, तो अगर काटेगा तो क्या होगा और नहीं काटती तो क्यों नहीं काटती। तो देखो दोस्तों, ये जो चल रही है ये चल रही है एन, क्या चल रही है एन, और इधर से जो आ रही है वो आ रही है एस, क्या आ रही है एस। तो आपको पता है यहाँ से एन चल रही है, यहाँ से एस चल रही है। अब मेरे को कमेंट करके एक चीज़ बताइए, विरोध जो होता है यानी एक दूसरे में जो टकराव होता है वो किसके कारण होता है, उनका यदि स्वभाव, यानी कभी भी जो दो चीज़ों में टकराव होगा तो वो टकराव उनके स्वभाव के कारण होगा। यदि उनका स्वभाव आपके अच्छा है, एक समान है, तो वो मिलकर रहेंगे। यदि उनका स्वभाव अलग है तो वो आपके अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर इनका स्वभाव क्या है, एक है, मिलने वाला होता है, मिलने वाला होता है, इसीलिए कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती। तो नोट कर लेना, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब यदि मान लीजिए एक चुम्बक आपका ये हो गया और एक चुम्बक आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपके एस और यहाँ पर हो गया एन, यहाँ पर हो गया आपके एस और यहाँ पर हो गया आपके एन। अब इस कंडीशन में ये एक दूसरे को काट सकती है। यानी दो चुम्बकों को यदि पास में रखे, एक चुम्बक अपन के ये रही, एक चुम्बक अपन के ये रही, यदि दोनों चुम्बकों को अपन ने पास में रख दिया तो श्योर है दोस्तों वो दोनों चुम्बकों की बल रेखाएं निकलेगी, तो वो आपस में काट सकती है और काटेगी ही। तो ध्यान रख लेना, भिन्न भिन्न चुम्बकों की चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काट सकती है, लेकिन एक ही चुम्बक की बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती। तो ये नोट कर लेना, कभी भी सेम चुम्बक की चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, भिन्न भिन्न चुम्बक की चुंबकीय बल रेखाएं काट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके ये क्लास दोस्तों। ये क्लास आपकी 3 होगी और 3 एकदम बेल्डन क्लास होगी। आपकी जो चुम्बक है वो चुम्बक आपके बिल्कुल चिपक जाएगी। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ से आपके बिल्कुल एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फै पेड़ा, क्या होता है दोस्तों? फै पेड़ा, फै फोर फेरा, फै फोर फेरा, पे 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 फोर पेरा, पे फोर पेरा, और डा फोर डाया, डा फोर डाया। अर्थात आपके जो चुंबकीय पदार्थ है ये 3 प्रकार के हैं। फै पेड़ा, फै का मतलब फेरा, पे का मतलब पेरा, डा का मतलब डाया। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि जो आपका सुसर है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो आपके इस प्रकार के शब्द डालता है जिससे आप भ्रमित हो जाते हो। तो दोस्तों, फेरा, फेरा को अपन के बोलते हैं लोहा चुंबकीय, क्या बोलते हैं? लोहा चुंबकीय। ठीक है, दूसरा इसको अपन बोलते हैं सह चुंबकीय। कौन सा बोलते हैं?
सहचुंबकीय, तीसरा इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय। तीसरा क्या बोलते हैं? चुंबकीय। तो वो आपको ये चार शब्द आपके यूज करेगा, या तो वो आपको दे देगा फेरा पदार्थ, या आपको दे देगा चुंबकीय पदार्थ, या आपको दे देगा लोहा चुंबकीय पदार्थ, या आपको दे देगा सहचुंबकीय पदार्थ। इन तीनों में से आपके वो कोई सा भी शब्द यूज कर सकता है। किसके लिए? फेरा के लिए। तो आप इन शब्दों से भ्रमित मत होना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके इन शब्दों से भ्रमित हो जाता है कि आखिरकार वो कौन से पदार्थ की बात बोल रहा है। अब यहाँ पर वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और इन चारों में से ही वो एक आपसे पूछेगा। अब चारों कौन कौन से हैं ना, अब इसमें से वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि फेरा पदार्थ कहते किसे हैं। तो दोस्तों वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ? वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। अर्थात यदि कोई सा भी पदार्थ आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे, जैसे मान लीजिए ये है अपन का N और ये है अपन का S, ठीक है, और यहाँ पर ये अपन की चुंबकीय बल रेखा है। अब मान लीजिए कोई पदार्थ मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कोई भी पदार्थ मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यदि मैंने रख दिया यहाँ पर लोहा, क्या रख दिया? लोहा, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है, यहाँ पर एक चुंबकीय बल रेखा ये होगी, एक चुंबकीय बल रेखा ये होगी, तो आपके पास चुंबकीय बल रेखा होगी 2। कितनी बल रेखा होगी? 2। तो यदि कोई भी पदार्थ यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो ये मैंने रख दिया और क्या रखा? लोहा रखा। तो कोई भी पदार्थ यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक बल रेखा है, तो इसको रखने पर ये आपके बढ़ जाएगी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगी आपके 4 बल रेखाएं। पहले कितनी थी? 2, ठीक है। इस पदार्थ को मैंने रखा तो कितनी हो गई? 4। इसका मतलब आपकी जो चुंबकीय बल रेखा है उसमें वृद्धि हुई है। तो फेरा चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, वो आपके फेरा पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी अपन की देसी लैंग्वेज में अपन ये बोल सकते हैं कि यदि आपके पास चुंबक है, ठीक है, और यदि इस चुंबक के पास मैं कोई सा भी पदार्थ लेके जाऊं, यदि वो उस पदार्थ को आकर्षित कर लेगा, अर्थात अपनी ओर खींचेगा, तो वो आपके फेरा पदार्थ है। अर्थात वह पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर खींचती है वो फेरा पदार्थ है, या वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, वो सारे की सारे आपके फेरा पदार्थ है। तो पहला क्वेश्चन तो पूछेगा वो ये वाला कि अगर फेरा पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो क्या होगा, कमी या वृद्धि? तो वहां पर होगी आपके वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि फेरा पदार्थों की जो चुंबकीय आवृत्ति होती है, चुंबकीय आवृत्ति का मतलब समझते हो दोस्तों? चुंबकीय आवृत्ति का मतलब होता है उनकी जो ये तरंग है ये बढ़ती है या घटती है। तो दोस्तों चुंबकीय आवृत्ति जो होती है वो होती है अधिक, वो होती है अधिक। अब आपसे जो वो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि चुंबकीय आवृत्ति होती है, अर्थात फेरा पदार्थों की चुंबकीय आवृत्ति होती है। यदि आपको विकल्प मिले अधिक, निम्न, शून्य या कोई नहीं, तो वहां पर करोगे आप अधिक। वहां पर क्या करोगे? अधिक। यदि ये विकल्प आपके नहीं आए और विकल्प आपके आए ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या कोई नहीं, तो वहां पर करोगे आप धनात्मक। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा चुंबकीयशीलता।
चुंबकीयशीलता। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा चुंबकीयशीलता क्या है। तो ये आपसे पूछेगा कि चुंबकीयशीलता का मान कितना होता है, किसका, फेरा पदार्थ का। तो दोस्तों फेरा पदार्थों की जो चुंबकीयशीलता है इसका मान होता है इकाई से 1000। कितना होता है, इकाई से 1000 तक इसका मान होता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि आपकी जो फेरा पदार्थ है, फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान कितना होता है, तो इकाई से 1000 होता है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। यदि आपके इस विकल्प आपका इस प्रकार आए कि फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता होती है इकाई से अधिक, इकाई से कम या शून्य, तो यहां पर आप करोगे इकाई से अधिक। यदि इकाई से अधिक ना आए और आपके आए इकाई से कम, शून्य और चौथा विकल्प आए कोई नहीं, तो वहां पर करोगे आप इकाई। वहां पर क्या करोगे, इकाई। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ज्यादातर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पूछता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, तो इकाई से 1000 होता है। यदि ये विकल्प ना आए तो आप विकल्प देखकर सही उत्तर बता देना। ठीक है दोस्तों, ये है आपके तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और चौथे नंबर का जो वो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है दोस्तों पदार्थ का। क्या पूछता है, पदार्थ का। और पदार्थ में आपके जो आते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम। चौथा जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो पूछेगा कि निम्न में से फेरा पदार्थ कौन सा है। तो फेरा पदार्थ है आपके लोहा, कोबाल्ट, निकेल और एल्यूमिनियम। ये चारों की चारों आपके फेरा पदार्थ है। अब दोस्तों आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसी में से वो एक क्वेश्चन और बना देता है, और ज़्यादातर वो ही क्वेश्चन को बनाता है। और वो क्वेश्चन आपसे पूछता है निम्न में से फेरा पदार्थ कौन सा है। और ये चारों में से आपको कोई आपको देगा एल्को नेक्स, ठीक है। दूसरा आपको देख सकता है परमेलाय, ठीक है। तीसरा आपको दे सकता है सिलिकॉन स्टील, ठीक है। ये तीनों में से वो आपको कोई सा भी दे सकता है। तो ध्यान रख लेना ये तीनों की तीनों भी आपके फेरा पदार्थ है। ये तीनों की तीनों कौन से पदार्थ है, फेरा पदार्थ है। और ये तीनों की तीनों आपके मिश्र धातुओं से बने हुए हैं, और इन तीनों में ये चारों की चारों आपकी मिश्र धातुआं मौजूद है। अब यदि इसमें से वो आपसे पूछ ले कि एल्कोनेक्स आपके बना है, तो दोस्तों एल्कोनेक्स आपके एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट प्लस आयरन, ये 4 प्रकार से मिलकर बना है। कितने प्रकार से मिलकर बना है, 4 प्रकार से मिलकर आपके बना है एलोनेक्स, ठीक है। परमेलॉय की पूछे तो परमेलॉय जो है दोस्तों ये आपका बना है निकेल प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर। किससे मिलकर, निकेल प्लस एल्यूमिनियम। स्टील जो आपके बना है ये बना है आपके सिलिकॉन प्लस आयरन। किससे, सिलिकॉन प्लस आयरन से। तो ध्यान रख लेना दोस्तों फेरा पदार्थ में से 4 क्वेश्चन वो बनते हैं और 4 में से वो एक क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर पदार्थ की बात पूछे तो यदि सिंगल आपके पदार्थ पूछे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, इन चारों में से कोई एक आएगा। यदि ये चारों की चारों नहीं आए तो इन तीनों में से आएगा। इन तीनों में से यदि वो नहीं देगा तो इनकी वो धातु पूछ लेगा कि एल्कोनेक्स किस किस से मिलकर बना है। वो एक क्वेश्चन 100% पूछता है। बैठी दोस्तों समझ में कोई दिक्कत। तो ये था आपके फेरा पदार्थ, ठीक है। अब दूसरा है दोस्तों आपके पास पेरा। दूसरा कौन सा है, पेरा चुंबकीय पदार्थ। पेरा चुंबकीय पदार्थ। और ये पेरा चुंबकीय पदार्थ को दोस्तों वो आपको देगा
अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ देगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। या तो वो आपको पेरा चुंबकीय दे देगा, पेरा नहीं देगा तो वो आपको देगा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, यदि आपने इनमें से किसी को भी यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, तो दोस्तों जैसे ये आपका N है, ये आपका S है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। यदि बीच में यहाँ पर मैं आपके पेरा पदार्थ रख देता हूँ, तो दोस्तों यदि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पेरा पदार्थ को रखा जाता है तो पेरा पदार्थ को रखने पर बहुत ही कम मात्रा में वृद्धि होती है, बहुत ही कम मात्रा में, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी अगर पेरा पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में वृद्धि होगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगी। इसीलिए इनको भी आपके धनात्मक बोला जाता है। अर्थात आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि फेरा पदार्थों की चुंबकीय आवृत्ति क्या होती है, फेरा पदार्थों की चुंबकीय आवृत्ति क्या होती है, तो अगर आपके क्वेश्चन आएगा और विकल्प यदि आपके आए कम, उच्च, निम्न, शून्य, तो वहां पर आप करोगे कम। यदि ये विकल्प ना आए तो वहां पर आपके विकल्प आएंगे ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या कोई नहीं, तो वहां पर करोगे आप धनात्मक। अर्थात फेरा पदार्थों की जो चुंबकीय आवृत्ति होती है वो भी होती है आपके धनात्मक। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी जो इसमें से बनेगा वो बनेगा कि फेरा पदार्थों की जो चुंबकीयशीलता होती है, फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता, फेरा पदार्थों की जो चुंबकीयशीलता होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प में इकाई आएगा, विकल्प में क्या आएगा? इकाई। यदि विकल्प में आपके इकाई आए कि फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता होती है तो वहां पर इकाई आएगा, तो आपको इकाई करना पड़ेगा। यदि इकाई ना आए और वहां पर आए इकाई से कुछ अधिक, इकाई से कुछ अधिक, इकाई से कुछ अधिक, इकाई से कुछ कम, शून्य या कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता की बात करें तो फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता इकाई या इकाई से कुछ अधिक होती है, इकाई से कुछ अधिक होती है। कितनी होती है? तो ये अपन की 50 तक होती है। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि फेरा पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, तो यदि ये वाला आए तो इकाई से और 50 तक होती है या इकाई से और कुछ अधिक होती है। यदि ये विकल्प ना आकर और ये वाला विकल्प आपके आ जाए जिसमें आपकी इकाई हो तो वहां पर आप करोगे इकाई। यदि इकाई भी ना दे और आपको इस प्रकार दे तो आप करोगे इकाई से कुछ अधिक। और यदि ये ना देकर और आपको दे इकाई से कम, शून्य या कोई नहीं। यदि ये वाला विकल्प आपके आए तो यहाँ पर करोगे आप इकाई। अब दोस्तों फेरा और पेरा में दोनों में मैंने इकाई बताया है, तो आप अपने माइंड का यूज करके और खुद डिसाइड करना कि आपका क्या विकल्प होगा, क्योंकि दोस्तों माइंड तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चुंबकीयशीलता। चौथा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पदार्थ, अर्थात जो आपका पेरा पदार्थ है, ये पेरा पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वह पदार्थ जो विद्युत के अच्छे चालक है, वह पदार्थ जो विद्युत के अच्छे चालक है वो सारे की सारे आपके पेरा पदार्थ हैं। अर्थात चांदी, तांबा, सोना, जल, नमक, हाइड्रोजन,
ये सारे की सारे आपके पेरा पदार्थ है। तो चौथा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि पेरा पदार्थ कौन कौन से है। तो पेरा पदार्थ जो अच्छे चालक होते हैं वो सारे की सारे आपके पेरा पदार्थ होते हैं, जिसमें चांदी, तांबा, सोना, जल, नमक और हाइड्रोजन, ये सारे की सारे आपके पेरा पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरे नंबर का पेरा। तीसरे नंबर का है दोस्तों आपके पास डाया पदार्थ। और डाया पदार्थ को आपके बोल सकते हैं प्रतिचुंबकीय या अचुंबकीय। देखो दोस्तों, तीसरा है आपके पास डाया पदार्थ, जो आपके प्रतिचुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है। और इसमें से भी वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले तो अपन देखते हैं कि डाया पदार्थ चुंबक के प्रति क्या प्रक्रिया करते हैं। तो देखो दोस्तों, बोही यदि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे यहाँ पर यदि मैंने इसको रख लिया तो यहाँ पर आपके मान लीजिए 2 इधर है, 1 और 1 2 इधर है और 1 और 1 2 चुंबकीय बल रेखा इधर है। तो यदि डाया पदार्थों को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूं तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ जाती है, अर्थात यहाँ पर 4 बल रेखाएं है तो यहाँ पर वो रह जाएगी 3 बल रेखाएं। अर्थात डाया पदार्थ वो होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में कमी होती है, वो आपके डाया पदार्थ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? डाया पदार्थ आपके कहलाते हैं। अब डाया पदार्थों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, तो डाया पदार्थों की आवृत्ति ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक। ये आप नोट करते रहना दोस्तों, क्योंकि इसमें से वो 100 में से 100% क्वेश्चन डालता है। और जो 4 बताए मैंने क्वेश्चन, इन चारों में से वो एक डालता है। तो यदि डाया की चुंबकीय आवृत्ति पूछेगा तो होगी आपके ऋणात्मक। और डाया की यदि चुंबकीयशीलता पूछेगा, क्या पूछेगा? चुंबकीयशीलता। तो दोस्तों, डाया की चुंबकीयशीलता इकाई से कम होती है। क्या होती है दोस्तों? इकाई से कम होती है। हमेशा डाया पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान इकाई से कम होता है। वो पूछेगा आपसे पदार्थ। और ध्यान रख लेना दोस्तों, डाया पदार्थ में विद्युत के जो अचालक होते हैं वो सारे की सारे आपके डाया पदार्थ में आते हैं। जैसे लकड़ी, क्या? लकड़ी, प्लास्टिक, हवा, ये पीवीसी, ये सारे के सारे आपके डाया पदार्थ है। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के आपके पदार्थ है। अब थोड़ा एक बार ढंग से देख लेना ताकि आपकी समझ में और अच्छी तरह आ जाए। तो देखो दोस्तों, फेरा, ठीक है, पेरा और डाया, ठीक है। अब इनसे वो आपके 4 क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछता है? 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और चारों में से वो एक क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन वो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। पहला क्वेश्चन किससे पूछेगा? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपका चुंबकीय आवृत्ति से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन किससे पूछेगा? चुंबकीय आवृत्ति से संबंधित। तीसरा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा चुंबकीयशीलता से संबंधित। तीसरा चुंबक कौन सा पूछेगा? चुंबकीयशीलता से संबंधित। और चौथा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा पदार्थ से संबंधित। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं और चारों में से वो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। यदि आपके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र में पेरा पदार्थ में होती है वृद्धि। पेरा पदार्थ में क्या होती है? वृद्धि। यदि पेरा की पूछे तो पेरा में भी कम वृद्धि होती है। क्या होती है? कम वृद्धि। अर्थात इन दोनों में आपके वृद्धि होती है। और डाया की पूछे तो डाया में होती है कमी। क्या होती है? डाया में कमी। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है चुंबकीय क्षेत्र से
संबंधित। कि यदि आपके फेरा पेरा या डाया अर्थात आपके फे पेड़ा अर्थात फपेड़ा जो पदार्थ हैं आपके तीनों की तीनों, उन तीनों को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या क्या प्रतिक्रिया ये करते हैं। तो फेरा को रखेंगे तो वृद्धि होगी, पेरा को रखेंगे तो वृद्धि होगी लेकिन कम होगी, ठीक है, और डाया को रखेंगे तो आपके कमी होगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपके चुंबकीय आवृत्ति से संबंधित। तो फेरा जो है ये होता है धनात्मक, पेरा जो है ये भी होता है आपके धनात्मक, और डाया जो होता है दोस्तों ये होता है आपके ऋणात्मक। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेगा चुंबकीयशीलता। तो फेरा जो होती है इकाई से 1000 और जो पेरा होती है इकाई से 50 और जो डाया होती है इकाई से कम। क्या होती है? इकाई से कम, लेकिन शून्य कभी भी नहीं होगी, ये नोट कर लेना, शून्य किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। चौथा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा पदार्थ से। तो इसमें जो आपके आते हैं फेरा में आते हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। और जो आपके पेरा है, पेरा में कौन कौन से आते हैं? तांबा, चांदी, सोना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे आते हैं आपके पेरा में, ठीक है। और डाया में कौन से आते हैं? तो डाया में जो विद्युत के बुरे अचालक है अर्थात जो अचालक होते हैं वो आते हैं आपके डाया में। अब पेरा में एक और वो पूछ सकता है, और वो आपके पूछ सकता है जो आपके मिश्र पदार्थ है। कौन से पदार्थ? जो आपके मिश्र पदार्थ है। और मिश्र पदार्थ कौन कौन से? एक तो है आपके एल्कोनेक्स, ठीक है, दूसरा आपके एल्मिलाय, ठीक है, तीसरा है आपके सिलिकॉन स्टील। तो ये तीनों की तीनों जो पदार्थ है दोस्तों, ये तीनों की तीनों आपके फेरा में है। तो ये तीनों पदार्थों में से एक क्वेश्चन वो